हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 1 पढ़ा था। गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने पिछली क्लास में। जो फॉर्मूला हमें मिला था 2k लैम्डा अपॉन r। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट जो क्लास है उसमें गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। पहले वायर था, अब है शीट। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, वायर के पास लेंथ होती है, शीट के पास लेंथ के साथ साथ ब्रेड्थ भी होती है, मतलब कि इसके पास एरिया होता है। तो ये डिफरेंस है। और जो प्रोसीजर हमने कल की क्लास में किया था, गॉस लॉ को अप्लाई किया था हमने, वही प्रोसीजर आज की क्लास में भी हमें करना है। बस डिफरेंस ये है कि पहले इनफाइनाइट लॉन्ग एक स्ट्रेट वायर हुआ करता था, इस क्लास में इनफाइनाइट लॉन्ग, इसकी भी लेंथ इनफाइनाइट है, लेकिन ये एक प्लेन शीट है जिसके पास एरिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी शीट को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले शीट को ड्रॉ किया जाए। अब ये ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा रही है और नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा रही है। अब देखो, ये जो डेरिवेशन है ना, ये दो पार्ट में होगा, मतलब कि इस डेरिवेशन के दो पार्ट है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग शीट कंडक्टर। अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है तो फॉर्मूला कुछ और होगा। और यही शीट अगर कंडक्टर की नहीं है, प्लास्टिक की है, सपोज करो किसी इंसुलेटर की बनी हुई है, तो उसके लिए फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस है। इसीलिए पहले हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए फॉर्मूला बनाने के बाद फिर हम इंसुलेटर के लिए पढ़ेंगे। दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिया कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब अभी हम जो डेरिवेशन पढ़ रहे हैं वो कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं। इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है तो इसको चार्ज कर देते हैं यूनिफॉर्मली। ये हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये डिराइव करके बताना है, इसका फॉर्मूला बना के बताना है। तो देखो, जब कल की क्लास में, पिछली क्लास में भी हमने जब इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना था, तब हम स्टेप बाय स्टेप चले थे। तो देखो, आज भी वही काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है वो तो हम बाद में डिराइव कर ही लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले कि अगर इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है। देखो, ये तो सबको पता है कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जितना ज्यादा दूर जाओगे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, पास आओगे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब चार्ज आप एक पॉइंट साइज के पार्टिकल को दे देते हो तो फॉर्मूला बन जाता है k/r²। चार्ज अगर आप किसी वायर को दे देते हो तो फॉर्मूला बन जाता है 2k लैम्डा अपॉन r। अब चार्ज हमने एक स्ट्रेट शीट को दिया है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे। ये हमने एक एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है, मतलब कि डायरेक्शन पता करनी है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ, मतलब कि ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी DE से डिनोट। क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है DQ, इस छोटे से चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वही बहुत थोड़ा सा बनेगा। इसी तरीके से इस सेंटर पॉइंट O के उतने ही डिस्टेंस पे नीचे, जितना ऊपर है उतने ही नीचे एक और एलिमेंट लिया DQ चार्ज का, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इनकी कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं, ये भी DE हो जाएगा। अब देखो, अगर दोनों की लेंथ सेम है तो दोनों एंगल भी सेम होंगे। इसे अल्फा ले लिया तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, तो ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल भी अल्फा। ये हो जाएगा DE cos अल्फा, ये भी हो जाएगा DE cos अल्फा। इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाएंगे DE sin अल्फा, DE sin अल्फा। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो इससे पता चल रहा है कि जो भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे कितना ही बने, लेकिन पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना वो ओ से पी की डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, O टू P, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। स्टेप नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया है, हमने ये पता लगा लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो है O से P। अब दूसरी चीज इसमें क्या करेंगे, हम गॉस थ्योरम, गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिराइव करना है वो गॉस थ्योरम को यूज करते हुए डिराइव करना है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये तो इनफाइनाइट लेंथ का है, इसको पूरी तरीके से कवर करना पॉसिबल नहीं है, और इस पे टोटल चार्ज कितना है वो भी बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, इसे एरियल चार्ज डेंसिटी कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया है, अगर कोई बॉडी लीनियर होती है तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर कोई बॉडी के पास एरिया है तो वो होती है एरियल चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो शीट की लेंथ पता है, ब्रेड्थ है, लेकिन डेप्थ या हाइट कितनी है ये नहीं बता रखा है। तो इसका मतलब ये जो शीट है इसकी डेंसिटी हो जाएगी एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी का। तो अब एक काम करते हैं, हम इसके छोटे से सेक्शन को गॉसियन सरफेस से कवर करेंगे। अब सवाल आता है कि किस टाइप की सरफेस से इसको कवर करें। तो देखो ये जो शीट है ये प्लेन एक पेपर की तरह है। अब अगर मुझे इसे चारों तरफ से कवर करना है तो मैं इसे एक स्फेरिकल सरफेस से भी कवर कर सकता हूं, लेकिन तब प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका कोई हिस्सा तो स्फेरिकल सरफेस से कम डिस्टेंस पे होगा, कोई हिस्सा ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब मैं स्फेरिकल सरफेस तो नहीं ले सकता, क्या मैं सिलेंड्रिकल सरफेस ले सकता हूं। देखें ये फिर से मैंने एक शीट ड्रॉ की और अब मैं इसको सिलेंड्रिकल सरफेस से कवर कर रहा हूं। देखो अब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस सरफेस के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम नहीं होगी, जो हिस्सा पास में उसकी डिस्टेंस कुछ और होगी, जो हिस्सा दूर है उसकी डिस्टेंस कुछ और होगी, इस तरीके से। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सिलेंड्रिकल सरफेस से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो कर्व्ड सरफेस है। देखो कर्व्ड है ना, तो कर्व्ड सरफेस है तो कहीं से तो डिस्टेंस कम होगी, कहीं से पास में होगी, कर्व्ड सरफेस है तो। अब इसी को अगर मैं देखो सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल कर दूं इस तरीके से, देखो अब बात बन जाएगी, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस का जो सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर पार्ट है वो एक फ्लैट है और शीट भी फ्लैट है। अगर शीट भी फ्लैट है और ये पोर्शन भी फ्लैट है तो दोनों के बीच देखो डिस्टेंस इक्वल है ना। तो इसका मतलब मैं सिलेंड्रिकल सरफेस ले तो सकता हूं, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टल बिठाना पड़ेगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें सिलेंड्रिकल सरफेस से कवर करना है, लेकिन वो सिलेंडर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इस तरीके से मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस से इसको कवर कर लिया। ये हमने कवर कर लिया सिलेंड्रिकल सरफेस से। अब इसके पास टोटल तीन टाइप की सरफेसेस हैं, S1, S2 और S3, ये तीन टाइप की सरफेस है। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फाई इज इक्वल्स टू
फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये फॉर्मूला है। चलो ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तीन पार्ट में कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना है। तो एक सिलेंडर क्लोज सरफेस कब बनता है, जब इसके पास तीन टाइप की सरफेस मौजूद हो, सर्कुलर पोर्शन S1, कर्व्ड पोर्शन S2 और फिर से सर्कुलर पोर्शन S3। जब ये तीनों मिलते हैं तो जाके एक सिलेंडर कंप्लीटली क्लोज सरफेस बन जाता है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों टर्म्स को लेके आगे सोल्व करूंगा। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू E डॉट डी एस S1 के लिए प्लस E डॉट डी एस S2 के लिए, दोनों पे वेक्टर का साइन आएगा, प्लस E डॉट डी एस S3 के लिए इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है ये पता करना है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, देखो मान लेते हैं टोटल चार्ज Q है, तो Q अपॉन A, तो यहां से Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू A। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिग्मा इनटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखो इस एरिया को मैं S से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सरफेस एरिया S से डिनोट किया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है E डॉट डी एस, यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ds एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने एरिया को यहाँ पे S सिंबल से डिनोट किया है तो मुझे पूरे के पूरे डेरिवेशन में एरिया को S लेके ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, एरिया को S से डिनोट कर दिया। तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इनटू S। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सिग्मा इनटू S। चलो अब S1 सरफेस के लिए देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ। अब एज्यूम करना, देखो यहाँ पे एक शीट रखी हुई है इस तरीके से, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक शीट रखी हुई है, ठीक है। अब ये सिलेंडर की जो सर्कुलर सरफेस वो भी फ्लैट है, प्लेन है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट निकल के आएगा। इसी तरीके से ये शीट के लेफ्ट हैंड साइड में भी वही चीज होगी। तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से इस शीट की इस वाली सरफेस पे चार्ज है, इस वाली सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है। इसी तरीके से इस शीट की ये वाली सरफेस पे भी तो चार्ज होगा और ये वाली सरफेस पे चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी मिलेगा जिस तरीके से इधर मिला था। तो इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, और इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया की डायरेक्शन भी ये, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो S1 के लिए मैं लिख सकता हूं E को बाहर ले लिया, या इसको साथ में ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, E ds cos 0 डिग्री प्लस, अब देखो S2 वाली सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है, और इसका एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली और एरिया इस तरफ, दोनों के बीच में 90 डिग्री। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन भी कंसीडर करूं तब भी एंगल 90 डिग्री निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो सरफेस S2 है उसके लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो E ds cos 90 डिग्री प्लस, अब देखो तीसरी सरफेस S3 के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिला और एरिया की डायरेक्शन भी यही है, तो यहाँ पे भी एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे देखो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 और फिर से cos 0 की वैल्यू 1। तो E को अगर मैं बाहर ले लूं तो ds cos 0 की वैल्यू 1 को लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। फिर यहाँ पे 0 प्लस E ds इज इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0। ds का इंटीग्रेशन s प्लस 0 प्लस ds का इंटीग्रेशन s इज इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0। es प्लस es ट्वाइस ऑफ es इज इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0। s से s कैंसिल,
ई का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमें फॉर्मूला मिला है। तो ये है कंडक्टर के लिए। अगर यहाँ पे इंसुलेटर होता तो देखो इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं ना तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस पे चला जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है तो सारा का सारा सरफेस चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाता है। तो जब मैंने एक कंडक्टर शीट को मैंने चार्ज दिया तो चार्ज यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, सरफेस पे चला गया, इस वाली सरफेस पे भी और इस वाली सरफेस पे भी। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बन गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बन गया। लेकिन सपोज करो अगर ये कंडक्टर नहीं होती, ये इंसुलेटर होती, और इंसुलेटर होती, मैंने इसे चार्ज यहाँ पे दिया है, तो चार्ज इंसुलेटर को जब दिया जाता है तो वहीं का वहीं चिपक जाता है, स्टक हो जाता है, फिक्स हो जाता है, वो मूव नहीं कर सकता। तो अगर मैंने चार्ज ये वाली सरफेस को दिया है तो केवल ये वाली सरफेस ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगी, वो वाली सरफेस के पास तो चार्ज है ही नहीं। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि अगर मैंने ये वाली सरफेस को चार्ज दिया है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस वाली सरफेस के लिए निकल जाता है, उस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जब हम 3 स्टेप में S1, S2, S3 में इंटीग्रेशन करते हैं तो S1 के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, S1 के लिए ये इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर खत्म हो गया। तो यहां पे E इक्वल टू 0 हो जाता S1 के लिए, तो इसको लिख देता मैं 0 ds। फिर सेकंड और थर्ड, तो ये वाली टर्म हो जाती 0, ये वाली टर्म भी हो जाती 0, ES सिंगल बचता, तो फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इंसुलेटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और कंडक्टिंग सरफेस है तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दोनों काउंट होते हैं तो ट्वाइस ऑफ ES बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 मिलता है हमें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंडक्टिंग सरफेस है तो फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और सरफेस अगर शीट जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों ही पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। आपको जब अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है तो एक चीज क्लियरली आप ध्यान में रखें, जब कंडक्टर के लिए कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपने कंप्लीट किया, फॉर्मूला बन गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। उसके बाद फिर से एक और डेरिवेशन आपको लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग शीट इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए फिर से ये डायग्राम बनाना है और तब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको 0 पुट कर देना है, और ये सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आंसर हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लेके आना है। तो आप जब अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे तो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए सेपरेटली बनाना है। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इस चैप्टर में सबसे आखिरी टॉपिक था ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2 जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट होता है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए यही था, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।